हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर उसी को बोलेंगे बच्चों रे ऑप्टिक्स। आज का मेन टॉपिक रहेगा बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें हम करने वाले पहले देखेंगे दो लॉज है रिफ्लेक्शन के, दोनों पढ़ेंगे। फिर एंगल ऑफ डेविएशन देखेंगे, फिर कुछ स्पेशल केसेस भी देखेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस क्या है, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है, और फिर देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ। सो बिना टाइम पास किए चलते हैं। देखो बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स किसको बोला गया, ऑप्टिक्स किसको बोला गया? फिजिक्स की वो ब्रांच बच्चों जिसमें ओनली लाइट की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट इसका बच्चों मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, आपको डायरेक्ट आने वाला हूँ किसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है ना। जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतनी बता देता हूँ, और तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना अपन। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स इसको क्यों बोला गया कि लाइट है वो हमारे इस चैप्टर में, या फिर रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारी लाइट है वो जो बिहेव्स लाइक ए रे। इसको क्यों बोला गया कि लाइट, तभी तो रे ऑप्टिक्स नाम किया। लाइट बिहेव्स लाइक ए रे। ये बच्चों लाइट रे है, ये लाइट है वो एक रे की तरह बिहेव करेगी। और बच्चों लाइट होमोजेनियस मीडियम में हमेशा के लिए बच्चों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाली है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ ए लाइट होने वाला जो ना, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब जो स्ट्रेट लाइन में ही लाइट का मोशन होने वाला है, जब तक उसके बीच में कोई रुकावट ना आए, जब तक हम उसके मीडियम को चेंज ना कर दें, मीडियम को चेंज ना कर दें, ठीक है। अब देखो यार, लाइट कुछ बताया गया है लाइट के बारे में, वो बता देता हूँ। ये बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टी है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो कौन सी बच्चों, गामा रे, सॉरी हाँ गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, लाइट रे, फिर इंफ्रारेड रे, और फिर बच्चों माइक्रोवेव, और फिर रेडियो वेव। रेडियो वेव ये है बच्चों अपना इस चैप्टर का टॉपिक। और लाइट हमारी 7 कलर से मिलकर बनी होती है, आपको पता है बच्चों, विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है बच्चों। और लाइट हमेशा बच्चों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाली, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ ए लाइट होने वाला है, ये तो बता दिया मैंने। और लाइट की स्पीड के बारे में आपको पता ही है बच्चों, C इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बच्चों लाइट की स्पीड। और किसी अदर मीडियम में आ जाए तो बच्चों उसको कैसे लिखते हैं, ये बच्चों मीडियम, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, ये है C/n। ये n क्या है, चलो n के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, है ना। n है बच्चों मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये बच्चों मीडियम, जैसे मीडियम में लाइट एंटर करेगी, अलग अलग मीडियम के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। मैं दो के बता देता हूं आपको, मेन जो है बच्चों, वैसे तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज 4/3 इज 1.333। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये होता है बच्चों 3/2, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.5। अब जैसे ही बच्चों लाइट एयर या फिर वैक्यूम में, एयर या फिर वैक्यूम में तो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही या तो वाटर में चली जाए या फिर ग्लास में चली जाए तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाने वाली, किसकी बच्चों, लाइट की। कैसे, V इज इक्वल टू होगा मेरा बच्चों C/n। C कितना, अगर मैं किसकी बात करूं, वाटर की बात करूं, लाइट हमारी एयर से या फिर वैक्यूम से वाटर में चली जाए तब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन n, वाटर के लिए 4/3, तो 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 9/4 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो समझ लीजिए बच्चों कि हमेशा ही बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा या तो ग्रेटर देन होगा 1 से, या फिर इक्वल हो सकता है। अगर इक्वल होगा तो एयर या फिर वैक्यूम आएगा, जिसमें स्पीड होगी बच्चों V इज इक्वल टू C, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये स्मॉल क्यों नहीं हो सकता? देखो n लेस देन 1 क्यों नहीं हो सकता, है ना? c इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, सॉरी v इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, c अपॉन n। अब जैसे बच्चों n की वैल्यू आगे मान लेता हूँ 0.5 और c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है बच्चों लाइट की, इससे बड़ी आज तक कोई स्पीड नहीं है, ठीक है। अपॉन n की वैल्यू लेता हूँ बच्चों 1/2, तो ये तो हो गया बच्चों 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट से भी तेज स्पीड जा रही है, मतलब बच्चों लाइट से तेज स्पीड तो आज तक हमने कोई देखी नहीं है ना। सो n की वैल्यू हमेशा ही बच्चों या तो 1 होगी, इसका मतलब वो मीडियम क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है। n से 1 से बड़ी होगी, हो सकता है वो ग्लास हो, वाटर हो, अलग अलग मीडियम भी हो सकते हैं, वो आपने को क्वेश्चन में मिलेगा बच्चों। एक और होता है बच्चों v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये v क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। अब थोड़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की ओर चलते हैं ना। ये है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और ये क्या बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट। बता रहा हूं कौन कौन चेंज हो सकते हैं और कौन कौन नहीं चेंज हो सकते मीडियम की वजह से। वेवलेंथ ऑफ लाइट, अब यार फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो हमारी सोर्स डिपेंडेंट है। अब ये कोई बल्ब है, अगर इस बल्ब को मैं अपने रूम में, ये ग्लो कर रहा है, इस रूम में ग्लो कर रहा है, वो तो अब पावर के हिसाब से अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी को छोड़ेगा बच्चों ना। अगर मैं इसी बल्ब को इस रूम से बाहर लेके जाऊं तो क्या उससे निकलने वाली लाइट है वो कम या फिर ज्यादा होगी क्या? वो तो उतना ही ग्लो करेगा बच्चों, चाहे यहाँ रखो चाहे वहां रखो। मतलब ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है बच्चों। कौन? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है बच्चों सोर्स डिपेंडेंट, जो सोर्स फ्रीक्वेंसी देगी बस वही फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मीडियम से कोई हो, है ना। तो उसी मीडियम में अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अगर मीडियम सेम है तो पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब जो लैम्डा भी वेवलेंथ भी सेम। किस मीडियम में? सेम मीडियम। अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, हमने देखा। फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेलोसिटी अलग होगी, तो वेवलेंथ भी अलग हो सकती है बच्चों। अब करते हैं बच्चों अपना मेन टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके पुर्जे पुर्जे खोलने वाले हैं बच्चों, है ना, एक एक चीज बताने वाला हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले तो मुझे बताओ रिफ्लेक्शन क्या है, किसी लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैं ये मान लेता हूँ ये कोई इंटरफेस है जिसकी एक साइड से ये पॉलिश की गई है, ये है पॉलिश्ड साइड और ये है रिफ्लेक्टिंग साइड। सरफेस का हमेशा ही बच्चों नॉर्मल कैसे होता है मेरा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये है बच्चों नॉर्मल। अब देखो यार किसी इंसिडेंट लाइट, किसी लाइट को इंसिडेंट करवाई एक सरफेस पे, अगर वो लाइट उसी मीडियम में वापस रिटर्न बैक करती है उसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। अगर किसी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं यहाँ पे, अगर वो वापस उसी मीडियम में चली गई बच्चों लाइट, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है बच्चों नॉर्मल, और इसमें क्या बोला, ये है कोई इंसिडेंट रे, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रे को इंसिडेंट करवाऊंगा बच्चों। मैं मान लेता हूं इस इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ एंगल है आई, मान के लेते हैं, ये तो गिवन होता है। और रिफ्लेक्टेड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है बच्चों जितना एंगल इस इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ है उतना ही एंगल उस रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ होना चाहिए। तो ये है बच्चों मेरा रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये R है तो R इज इक्वल टू आई बोल सकते हैं, आई को हम लिखेंगे बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक एक चीज बताऊंगा, आप कुछ स्किप नहीं करने वाला है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन टाइम तो क्या खराब टाइम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है इसमें, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जरूरी नहीं, ये हमेशा ऑलवेज वैलिड है। ये जरूरी नहीं कि बच्चों सरफेस कुछ ऐसी हो, अगर सरफेस कुछ ऐसी आ जाए तो, और अगर इसका सेंटर ये बच्चों सी है तो किसी कर्व्ड पार्ट के लिए हम नॉर्मल कैसे बनाते हैं बच्चों, इस सेंटर से गुजरने वाली हर लाइन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड
या फिर कैसे बोलते हो, सेंटर से गुजरने वाली हर लाइन इसके परपेंडिकुलर बच्चों सरफेस की। यहाँ पे बोलोगे तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे बोलोगे तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे बोलोगे तो ये परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ से किसी रे को इंसिडेंट करवाता हूँ तो जितना एंगल आई ये होगा उतना ही एंगल आर ये होगा बच्चों। अब मैं कुछ रेस यहाँ पे इंसिडेंट करवाता हूँ, ये अगर नॉर्मल है तो इतना ही एंगल ये होगा बच्चों। ये कौन आई है तो ये भी एंगल आर होने वाला है, ठीक है। ये हर सरफेस के लिए। और एक सेकेंड लॉ और है बच्चों, वो क्या है पहले लिख देता हूं, उसके बाद में फील दिलवाता हूं क्या है। इंसिडेंट रे आई आर लिख रहा हूं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर आर लिख रहा हूं बच्चों, लाई इन ए सेम प्लेन, लाई इन ए सेम प्लेन। ये सेम प्लेन क्या है या फिर कोप्लेनर। देखो बच्चों एक और लेता हूं मैं चौक, बड़ा चौक लेता हूं बच्चों। देखो यार बच्चों, सेम प्लेन का मतलब समझा रहा हूं आपको ना, थोड़ा बस ढंग से पकड़े जाना यार। कैमरे के एकदम डायरेक्ट सीध में करता हूं बच्चों मैं, है ना। देखो बच्चों ये होता है हमारा सेम प्लेन, जो आप देख रहे हो ना इसको, वो सेम प्लेन। एक आंख मीचू क्या तब दिखाई देगा नहीं, ये है बच्चों सेम प्लेन। अगर मैं इस चौक को इधर उधर करता हूं तो देखो इन दो चौक्स का प्लेन तो है ये, और इस चौक का प्लेन है बच्चों ये मतलब अदर प्लेन्स हो गए। सेम प्लेन का मतलब है बच्चों ये, देखो ये क्या है मेरे सेम प्लेन में, मतलब ये बोर्ड पर जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो है सेम प्लेन। लेकिन बोर्ड के अगर बाहर आ गया, अंदर आ गया और कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर ये सेम प्लेन में नहीं रहने वाले, इसको बोल सकते हैं कोप्लेनर। सेम प्लेन का मतलब समझ में आया ना। ये देखो बच्चों प्लेन क्या है मेरा सेम, ठीक है। हाँ वापिस कहाँ गया मेरा वो, अब एक आपने हो सकता है फिजिक्स में तो नहीं पढ़ा होगा, मैं बता दे रहा हूं, मैथ्स में आपने जरूर पढ़ा होगा बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उस तीसरे वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट जीरो आता है। करके देखो चल, ये मान लेता हूं आई वेक्टर, ये एन वेक्टर, ये मान लेता हूं आर वेक्टर, सेम प्लेन, ठीक है ना। आई क्रॉस अगर मैं आर करता हूं उसके साथ अगर एन डॉट एन कैप लेता हूं, एन वेक्टर लेता हूं तो जीरो आना चाहिए बच्चों। देखो कि कुछ ऐसे आई क्रॉस आर, जरूरी नहीं आई क्रॉस आर ही करो, किसी भी दो को ले सकते हो, बताऊंगा कैसे ले सकते हो। इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए जीरो, इसको बोलते हैं जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो यार आई क्रॉस आर, ये तो मेरा आई, कहीं यार मेरा हाथ नहीं टूट जाएगा ना। देखो ये तो मेरा आई है, मैं यार कैसे करूँ इसको, ऐसे करूंगा, चलो ऐसे कर देता हूँ, लेकिन ऐसा करना अच्छा रहेगा। ये बच्चों आई है, आर की तरफ फिंगर को कर्ल करोगे तो जो थंब डायरेक्शन देगा वो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन देगा। तो डायरेक्शन मेरी आ रही है ऐसे, और ये तो है मेरा एन कैप, देखो बच्चों ये तो है मेरा एन कैप, और ये आ रहा है बच्चों मेरा क्या आई कैप, आई वेक्टर और आर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसा आ रहा है मेरा, कुछ बाहर आ रहा है, और ये बच्चों नॉर्मल एन वेक्टर ये है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चों 90 डिग्री, इसका रिजल्टेंट बाहर वाला वेक्टर, इसका रिजल्टेंट ये नॉर्मल है ही, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, और किसी दो वेक्टर्स का एंगल 90 डिग्री हो तो उसका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है जीरो। आई और एन को करो, चलो करते हैं, ये तो तुक्के से आ गए, चलो और तुक्का और लगाते हैं ना। आई क्रॉस एन किसी तीसरे के साथ कौन बच गया मेरा आर वेक्टर। अब देखिए आई क्रॉस एन करो, ये बच्चों आई एन की तरफ कर्ल करोगे ये बाहर आ रहा है, ये तो बच्चों देखो आर वेक्टर, इन दोनों का बाहर आ रहा है बच्चों रिजल्टेंट, ये तो आर वेक्टर और ये मेरा इन दोनों का रिजल्टेंट, ये येलो वाला, इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट में किसी दो वेक्टर्स का एंगल 90 डिग्री है तो उसको क्या रहते हैं, तो जीरो बात तो है ना, इसको इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये चीज। और चीजें बताता हूँ जो इसमें है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक बार इन चीजों को रफ कर रहा हूँ ना। ये दोनों लॉज आपको समझ में आ गए, बस आज के लेक्चर में फिजिक्स तो कम होगी, बस ये लाइन होगी एक लाइन
दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और फिजिक्स तो हम बहुत कम करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। अब मैं बताता हूं जो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। इस रिफ्लेक्शन में बता रहा हूँ ओनली, है ना, हो सकता है हम आगे जाकर कुछ और चेंज करें। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। अब देखो यार, डेविएशन का क्या मतलब है बच्चों, इस सरफेस ने इस इंसिडेंट रे को, इस इंसिडेंट रे को, इस सरफेस ने इस इंसिडेंट रे को कितना डेविएट किया होगा, वही क्या हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। देखो अगर ये सरफेस नहीं होती तो ये लाइट जाना चाह रही होती बच्चों कुछ ऐसे, बिल्कुल सर, इसमें नई चीज क्या है, चलो देखो, अगर ये सरफेस नहीं होती तो लाइट जाना चाह रही थी बच्चों कुछ ऐसे, समझे। लेकिन इस सरफेस ने ऐसे जाती हुई लाइट को उसने इतना रोटेट कर दिया बच्चों, मतलब इतना डेविएट कर दिया इसने, इतना यहां से यहां डेविएट कर दिया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितना डेविएट किया बच्चों इसने, इतना डेविएट कर दिया, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे कैसे बच्चों, ये है बच्चों कौन सी इंसिडेंट रे, ऐसे जाना चाह रही थी, तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का, पाई या फिर 180 डिग्री, बात हुई क्या ना। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई है, मतलब ये एंगल कितना बच्चों 2i, तो डेविएशन कितना होगा, जाना चाह रही थी बच्चों 180 डिग्री पे, लेकिन इसने 2i अगर मैं घटा दूंगा, देखो ये इतना घटा दूंगा 180 में से, अगर मैं 2i घटा दूंगा तो ये तो डेविएशन बचेगा मेरा, टोटल 180 में से ये इतना एंगल घटा दूंगा तो ये तो डेविएशन बचेगा। डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस का 2 इंटू आई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो तो पाई माइनस 2 इंटू आई, लेकिन इसका डायरेक्शन साथ में लिखना जरूरी है। डायरेक्शन कौन सा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज और बताऊंगा अभी, ये मेरा एंटी क्लॉक वाइज, या थोड़ी सी स्पेलिंग देख लेना, इंग्लिश में मेरा थोड़ा हाथ तंग है। हाँ कोई शरारती बच्चा हो यार, है ना, तुम जैसे हो कोई, ये बोल दे हाँ ठीक है, अगर ऐसे जा रही होती, अगर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये भी तो एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है। अरे यार बच्चे तुम तो कमाल किया, तो बहुत तगड़ा सोचा तुम। देखो कौन सा, ये वाला, ये तो हमारा भी एंगल ऑफ डेविएशन भी तो हो सकता है ना, ये वाला भी बिल्कुल हो सकता है बच्चे, तुमने बहुत ही अच्छा सोचा। क्या रिजल्ट में चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। डायरेक्शन देखो कैसे, देखो यार यहां से यहां एंगल कितना बच्चों, ये यहां से यहां एंगल कितना, पाई, दिस इज एंगल इज पाई। डेविएशन तो मैं ये देखना, सॉरी डेविएशन तो टोटल का डेविएशन ये है मेरा, टोटल डेविएशन है यहां से यहां, जाना चाह रही थी ऐसे, लेकिन इसमें डेविएशन हो गया इतना, ये तो हो गया पाई और ये हो गया बच्चों 2i, तो अब डेविएशन कितना होगा मेरा 180 डिग्री प्लस का 2i, और सर क्या बात कर रहे हो, प्लस का 2 इंटू आई। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज इतना डेविएशन है ना, इसका मतलब ये बच्चों क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन चेंज करती क्लॉकवाइज है बच्चों, क्लॉकवाइज 360 में से अगर ये 60 तो ये 240, बस आंसर सही। अगर यहां से निकालोगे तो 60, यहां से निकालोगे तो 240, अगर ये एंगल डेविएशन होता तो मतलब 60 डिग्री होता। एक एग्जांपल दे रहा हूं यार, है ना, एग्जांपल दे रहा हूं। अब फॉर्मूला यूज कौन सा करेंगे, तो मेरे हिसाब से बच्चों इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, डेल्टा इज इक्वल टू, रिमेंबर इस फॉर्मूले को आपको याद रखना बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। बस अब फिजिक्स अपनी बच्चों इसके इर्द गिर्द ही चलने वाली है ना, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिरर, अगर हम नेक्स्ट लेसन में मिरर से इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन हर एक क्वेश्चन में निकालेंगे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में भी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे, ऐड थोड़ी ना करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे, कैसे देखेंगे। हाँ अब बच्चों में इसमें दो चीजें या फिर दो चीजें और बता देता हूँ मैं, एक तो नॉर्मल इंसिडेंस और एक ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब इसमें तो बच्चों रिफ्लेक्शन में मुझे ये बताना था, अब इस पे क्वेश्चन भी क्या करवाऊंगा यार, है ना। देखो अब बताता हूँ, तो पहले नॉर्मल इंसिडेंस यहां बता देता हूँ, है ना। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल या नाम से ही पता चल गया, नॉर्मल का क्या मतलब बच्चों,
अगर ये मेरी कोई सरफेस है, एक साइड से पॉलिश की गई है इसकी, ये है बच्चों नॉर्मल। सरफेस के परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है बच्चों इस नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ एंगल 0, जो हमारा नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में हमारी क्या बच्चों इंसिडेंट रे है। ये तो आगे मेरी इंसिडेंट रे आई। अरे सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं, क्यों बता रहे हो? मतलब आर कैसे आने वाला है, बता सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। देखो यार, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल का अगर एंगल 0, तो नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी एंगल 0, लेकिन रिट्रेसेस पाथ करेगी बच्चों। यह है आर, आई और आर, आई ऐसे आर ऊपर, इसके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन कितना? 180 डिग्री। डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर बोलोगे फॉर्मूला से देख लो, आई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है बच्चों? 0। आई हम कौन सा लेते थे? नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही होगी उसी को लेते थे हम आई। लेकिन इसमें तो नॉर्मल है, वो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना रही है तो 0, तो 180 माइनस 2i 0। वरना डायरेक्ट भी सोच सकते थे। देखो ये तो कौन सी हमारी इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और यहां से यहां एंगल कितना? 180 डिग्री। जब बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस में बच्चों बोलते हैं पाथ को रिट्रेस करना, जहां से जिस डायरेक्शन से या फिर जिस पाथ से हमारी इंसिडेंट रे आई थी, रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ से वापस चली जाएगी, रिट्रेसेस द पाथ। ये बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बच्चों इसी पे बेस्ट है। और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे ना, जो पाथ को रिट्रेसेस करे आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ एंगल 0 है बच्चों। ठीक है ना? अब देखो एक आता है बच्चों सेकंड ग्रेजिंग इंसिडेंस, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ ना। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है जस्ट सरफेस को टच करे बच्चों। इसमें लिख देता हूँ मैं जस्ट टच, जस्ट टच द सरफेस। ठीक है ना? लेकिन ये इसमें नहीं होगा बच्चों, ओनली करोड़ पार्ट में होगा ना। देख जैसे हम करेंगे आगे जाकर करेंगे बच्चों ना, स्फेरिकल मिरर वगैरह वगैरह जो भी होगा हम, ठीक है, इस प्रकार की शेप देख लेना। अब इसमें नॉर्मल कौन सा होगा बच्चों? इसमें नॉर्मल बता सकते हो क्या? मान लेता हूँ इसका ये सेंटर है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉर्मल होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉर्मल होगा बच्चों। जस्ट टच कब करेगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में इंसिडेंट रे को लेके आएंगे बच्चों ना, तो देख लेना थोड़ा सीधी बन जाएगा क्वेश्चन। जस्ट टच नहीं किया ना, ये हम तो जस्ट टच आई और ये नॉर्मल। तो नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ एंगल है बच्चों हमारा 90 डिग्री। ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड के साथ भी एंगल 90 डिग्री। ये जस्ट टच कर रही है बच्चों बस। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? डायरेक्ट भी सोच सकते हो, जिस डायरेक्शन में हमारी क्या है इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, जिस डायरेक्शन में हमारी जाना जा रही थी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल का डेविएशन हुआ ही नहीं बच्चों, जैसा जाना चाह रही थी वैसी चली गई, तो डेविएशन कहाँ हुआ? या फिर 180 माइनस 2 इंटू 90 करोगे तब भी 0, और थोड़ा लॉजिक लगाओगे तब भी 0। इस नॉर्मल इंसिडेंस का आप ध्यान रखना बच्चों, पाथ को वो रिट्रेसेस करेगी। पाथ रिट्रेसेस बोलते हैं अगर बोलते हैं, इसका मतलब बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस है। या फिर ऐसा बोल दे नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ एंगल 0 बना रही है, तो कुछ ना कुछ कहीं से भी कुछ भी बोल सकता है ना। अब देखो बच्चों ग्राफ बनाओ, मुझे ग्राफ बना के दो यार, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में, मतलब ग्राफ्स बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस बना सकते हो। देखो जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, किस केस में होता था बच्चों? नॉर्मल इंसिडेंस में। जब हमारा एंगल ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? 0 हो, तब हमारा डेविएशन कितना होता है बच्चों? पाई। ये देखो बच्चों पाई, सॉरी एंगल ऑफ 0 और पाई। एक्स एक्सिस में कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वाई एक्सिस में कौन है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये 0 और पाई, इसको बोलते हैं बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है ना, समझ गए ना?
और एक ऐसा पॉइंट बच्चों यहाँ पे, जब इस लाइन पे कौन होगा मेरा, एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा। कब होगा, जब ग्रेजिंग इंसिडेंस हो, मतलब आई इज इक्वल टू π/2 हो बच्चों, π/2 हो। तो ये रहा बच्चों इसका ग्राफ, ठीक है ना। अब बताता हूँ बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वो वेक्टर फॉर्म, और फिर हम लेक्चर को कंप्लीट यही करेंगे बच्चों, ठीक है ना। और उसके बाद कल से थोड़ा मजे ज्यादा आने वाला है ना, क्योंकि ये चीजें पढ़ रखी होगी हमने, तो कल से थोड़ा अच्छा चीजें करेंगे बच्चों। अब यार देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या मतलब, चलो पहले एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ बच्चों। ये हमने कोई सरफेस ली थी बच्चों, इसका नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको बोलता हूं बच्चों मैं नॉर्मल वेक्टर, सॉरी यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल का क्या होता है, इसकी लेंथ है बच्चों 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है मेरा 1, और ये है बच्चों क्या, आई कैफ, इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर। और इस इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, इसका भी 1 होने वाला है। नॉर्मल का, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, मान लेता हूं बच्चों आई, तो मैं इसको बोल देता हूं थीटा, ठीक है ना, थीटा। और यही सेम एंगल, बस अपनी ये फिजिक्स तो एक लाइन में खत्म हो गई, अब आगे वेक्टर वेक्टर खेलेंगे, ठीक है ना। और ये भी एंगल थीटा, और ये बच्चों आर कैप, आर कैप मतलब रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये आई कैप इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये नॉर्मल के अंदर यूनिट वेक्टर। इन तीनों का मैग्नीट्यूड तो 1 होने वाला है, ठीक है बच्चों। अब इसमें मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग आर कैप इन टर्म्स ऑफ एन कैप एंड आई कैप। क्वेश्चन लिख सकते हो बच्चों, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग आर कैप इन टर्म्स ऑफ एन कैप एंड आई कैप, ठीक है। अब देखो यार मैं एक डायग्राम और बनाता हूं, अच्छे से समझना है मुझे, बस इसलिए मैं ये थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ ना। ये क्या बच्चों, एन कैप, ये क्या है, आर कैप। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस पॉइंट पे आई कैप का आना, इस पॉइंट से माइनस आई कैप का जाना, बात केसीएल वगैरह वगैरह अप्लाई नहीं किया था कब, नहीं केसीएल को अच्छे तरीके से अप्लाई किया था यार, कि करंट आ रही थी, पॉजिटिव जा रही थी, नेगेटिव मतलब प्लस का आना और माइनस का बाहर जाना, बात ही की है, ठीक है। अब ये एंगल मान लेता हूं तो थीटा, तो ये एंगल थीटा, बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म यहाँ से। अब क्या स्टार्ट, वेक्टर, ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों यही है। अब बच्चा सोच सकता है कि रिजल्टेंट इन दोनों का यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, नहीं बच्चों क्यों, क्योंकि नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ जो वही एंगल होगा जो रिफ्लेक्टेड का नॉर्मल के साथ होगा, दोनों के एंगल बराबर है, तो रिजल्टेंट हमेशा ये बीच में से निकलता है, बाइसेक्ट करता है रिजल्ट, है ना। तो बाइसेक्ट करेगा तो ये रिजल्ट नॉर्मल के अलोंग होगा बच्चों। इनका और इनका मैग्नीट्यूड देखो बच्चों, ये है बच्चों यूनिट वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में कितना है, 1 cos थीटा। 1 cos थीटा क्यों बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड देखो यार, नहीं समझे क्या है, अगर ये एंगल थीटा है, इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा cos थीटा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है, 1 है, तो cos थीटा, 1 cos थीटा लिखो या फिर cos थीटा। इस r के, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका एक कंपोनेंट इस n के अलोंग कितना होगा बच्चों, ये भी cos थीटा, क्यों, ये भी यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा बच्चों, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये मतलब माइनस का आई कैप प्लस में आर कैप इज इक्वल टू, इनका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं भी, माइनस का आई कैप प्लस आर कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा। दोनों को मैग्नीट्यूड कितना मतलब 2 cos थीटा, बात समझ में है कि नहीं है सही। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखो, इसका मतलब डायरेक्शन के साथ लिखो, माइनस का आई कैप प्लस में आर कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा, और ये किस डायरेक्शन में बच्चों, एन कैप में था, है ना, 2 cos थीटा एन कैप, सो एन कैप। तो यहाँ से आर कैप को अलग फंटाओ बच्चों, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस का 2 cos थीटा एन कैप। अब बच्चों देखो cos थीटा को निकालना पड़ेगा, क्यों, हमें हो सकता है थीटा गिवन हो या ना हो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो ओनली आई और एन के टर्म्स में निकालना है, निकालने टर्म्स आई और एन, थीटा कहाँ से,
है ना। तो देखो थीटा को कैसे निकालें, ये बच्चों मेरा माइनस का आई और ये बच्चों एन, इनके बीच में एंगल कैसा थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, देखो माइनस का आई कैप डॉट एन कैप, इन्हीं के साथ क्यों ले रहे, इनका क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बच्चों आई और एन थीटा में मुझे वैसी टर्म चाहिए आर के साथ नहीं आनी चाहिए, ओनली आई और एन के साथ ही आनी चाहिए ना, ओनली आई और एन के साथ आनी चाहिए। तो माइनस का आई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, मोड ऑफ माइनस का आई कैप मोड ऑफ एन कैप और cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो इसका इसके अंदर क्वांटिटी डायरेक्शन तो होती नहीं, दिस इज वन दिस इज वन, तो माइनस का आई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू लिख सकता हूं तो मैं cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करो बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, याद रखना है बच्चों बिल्कुल जरूर। मैं यहां पे लिख देता हूं आर कैप इज इक्वल टू आई कैप cos थीटा की जगह माइनस लिख रहा हूं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस का 2 आई कैप डॉट एन कैप और एन कैप, ये बच्चों आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब एक थोड़ा सा अच्छा मेथड है उससे कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला भी आता है। देखो बच्चों, कोई बच्चा बोर्ड वाला है तो वो इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकता है, ठीक है ना, और हो सकता है हाँ आगे कोई चाहे कि मुझे नीट आईआईटी वगैरह वगैरह में अच्छा पढ़ना है तो बच्चा नॉलेज के लिए रुक सकता है, ठीक है। मैं एक मेथड और बताता हूँ बच्चों, देखो बच्चों कुछ मैं वेक्टर्स की कहानी बताता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले। ये क्या था मेरा, एक ए वेक्टर था और एक ये बी वेक्टर है। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो मुझे बी वेक्टर का वो कंपोनेंट बताओ जो ए वेक्टर के पैरेलल है। इसको बोल देता हूँ बच्चों बी पैरेलल, किसके पैरेलल, ए के पैरेलल। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इसको बी पैरेलल इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, बी का cos थीटा, बी का cos थीटा। ये तो आएगा बच्चों इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे बच्चों, बी का वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल है, डायरेक्शन कौन सी होगी मेरी, जो ए के पैरेलल है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ए कैप लिख रहा हूँ बच्चों ना, ए कैप। तो मैं दोनों साइड बच्चों ए बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरा बी पैरेलल वेक्टर है क्या, बी पैरेलल क्यों डायरेक्शन के साथ है ना, तो ए बी cos थीटा अपॉन ए से मल्टीप्लाई किया और ए से डिवाइड किया बच्चों। ए कैप को कितना लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर अपॉन ए, तो ये आ गया बच्चों मेरा ए डॉट बी, ए बी cos थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड है तो ए स्क्वायर और ए वेक्टर। ये तो आ गया बच्चों बी का मुझे वो कंपोनेंट मिला है जो इस ए के पैरेलल है। अब बी का मुझे वो कंपोनेंट बताओ जो ए के परपेंडिकुलर है, या तो यहाँ पे लिखो बी का वो कंपोनेंट जो इस ए के परपेंडिकुलर है, या तो ये या फिर ये। इसको बोल देता हूँ बच्चों मैं बी परपेंडिकुलर। बी परपेंडिकुलर मेरा होगा कितना बच्चों, देखो यार ये बी पैरेलल कौन सा मेरा, ये वेक्टर है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, वेक्टर ऑफ ट्राइंगल एडिशन, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी यार है ना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी, बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर। सर इससे बताना क्या चाह रहे हो, इससे बहुत अच्छा कंसेप्ट निकलेगा यार यहाँ से, बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी वेक्टर। हमें निकालना क्या है, बी परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर कितना होगा, बी माइनस का बी पैरेलल। अब ये बी माइनस बी पैरेलल कितना है बच्चों, ये रखो, ये है मेरा ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर और ए क्या, ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो वही कहानी रिपीट करते हैं ना। अब इसमें देखो, इसमें निकाला था हमने बी का वो कंपोनेंट जो ए के पैरेलल हो, अब इसमें निकालेंगे जो आई का वो कंपोनेंट जो इस एन के पैरेलल हो, या फिर आई का वो कंपोनेंट जो इस एन के परपेंडिकुलर हो। तो आई को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, बी से। अब इसमें आई कैप को मैं बी वेक्टर को आई कैप में लिख सकता हूँ, तो आगे लिखूंगा थोड़ा अच्छा लिखेगा ना। और ए वेक्टर को हम किसके पैरेलल निकाल रहे हैं या फिर परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, ए के। अब इसमें किसके पैरेलल निकालेंगे या फिर किसके परपेंडिकुलर, एन के। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ जो एन के, ठीक है ना। तो ये देखो, अब देखो यार
इस आई का ये लेंथ तो 1 है, ये लेंथ तो 1 है, ये भी लेंथ 1 है और ये भी लेंथ है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है बच्चों ना। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों 1 cos थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा बच्चों इसकी डायरेक्शन में 1 cos थीटा। ठीक है, अब देखो यार, इसका एक कंपोनेंट, इस आई का एक कंपोनेंट इसके पैरेलल में आएगा। पैरेलल में तो ये आ रहा है बच्चों, पैरेलल में तो ये आएगा, पैरेलल में तो ये आएगा। इसको बोल देता हूं मैं बच्चों आई का एन के पैरेलल, मतलब आई पैरेलल बोल देता हूं इसको। आई कैप पैरेलल होगा कितना बच्चों, आई कैप पैरेलल मतलब बी पैरेलल ए डॉट बी। ए इसमें कौन सा बच्चों, एन कैप, एन कैप डॉट आई कैप इंटू ए कितना बच्चों, एन कैप, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों एन कैप अपॉन ए स्क्वायर। अब यार ए स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड बच्चों, एन कैप का सॉरी एन कैप का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो यार यूनिट वेक्टर है तो 1 होने वाला है, तो इसको लिखो या फिर मत लिखो, कोई मतलब नहीं है ना। एन कैप डॉट आई कैप है ना, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं आई पैरेलल इज इक्वल टू एन कैप डॉट आई कैप और एन कैप। थोड़ा सा देख लेना ना, सही लिखा हूँ ना मैंने, एक बार चलो रीचेक कर लेते हैं। ए एन कैप ठीक है, डॉट आई कैप अपॉन 1 और ए एन कैप, ठीक है बच्चों। इस आई का एक कंपोनेंट इसके पैरेलल आ गया, इस आई का एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, तो ये है बच्चों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो ये समझे ना, देखो आई ऐसे है ना, तो दिस प्लस दिस ये तो रिजल्टेंट मिलेगा, तो इसको बोल देता हूँ बच्चों आई कैप है परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा कौन सा मेरा, देखो बी, बी कौन सा बच्चों, आई कैप माइनस दिस एन कैप डॉट आई कैप और एन कैप। अब देखो यार बच्चों, है ना, अब इसके साथ थोड़ा और खेल करते हैं। दिस लेंथ इज 1, इसका 1 cos थीटा, दिस लेंथ इज 1, इसका एक कंपोनेंट 1 cos थीटा, मतलब ये भी मेरा क्या यूनिट वेक्टर है, इसका भी एक कंपोनेंट इसके पैरेलल, इसका भी एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, तो ये तो आ गया बच्चों मेरा पैरेलल। पैरेलल आएगा कौन सा, आर के पैरेलल, क्योंकि इसका निकालना है इसके पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर, आर के पैरेलल होगा कितना, लॉजिक से भी कर सकते हैं यार ये चीज, जितना ये है उतना ही तो होगा सर, क्यों आ रहे बच्चों, ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका एक कंपोनेंट 1 cos थीटा इस डायरेक्शन में, इसका भी एक कंपोनेंट 1 cos थीटा इस डायरेक्शन में। अब देखो बच्चों, पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद में थोड़ा और अच्छा समझ देगा, पहले ये देखो, चलो पहले ये कर लेते हैं, आर के परपेंडिकुलर कितना आएगा, देखो आर के परपेंडिकुलर है कौन सा मेरा, यही तो है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। देखो यार इस ये भी 1 यूनिट का है, देखो कंफ्यूजन मत ना यार, है ना, ये भी 1 यूनिट का है और ये भी 1 यूनिट का है, इसका एक कंपोनेंट इसके n के पैरेलल में तो ये, और इसका एक कंपोनेंट n के परपेंडिकुलर में ये, इसमें आर कैप का n के अलोंग ये है, मतलब पैरेलल ये है और परपेंडिकुलर ये है बच्चों, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू, तो दिस लेंथ है, नहीं समझे क्या, दिस लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि यूनिट वेक्टर से है बच्चों, यूनिट वेक्टर से मतलब सेम लेंथ है ये, और जो डायरेक्शन बच्चों मेरी इस आई परपेंडिकुलर की है, वही डायरेक्शन मेरी क्या है बच्चों, आर परपेंडिकुलर की है, मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो यार मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम नहीं हो सकती क्या, वैल्यू भी सेम है ना, सो आई कैप माइनस का एन कैप डॉट आई कैप एन कैप। अब देखो बच्चों आर पैरेलल, आई का एक कंपोनेंट इसके पैरेलल ये था, आर का एक कंपोनेंट इसके पैरेलल ये है, बस डायरेक्शन का फर्क है बच्चों, इसमें ये डायरेक्शन आ रही थी, इसमें ये डायरेक्शन आ रही थी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन चेंज है, एक में पॉजिटिव तो एक में नेगेटिव, डायरेक्शन का चेंज मतलब अगर एक डायरेक्शन नीचे है और एक डायरेक्शन ऊपर है तो दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसमें नेगेटिव साइन से लगाकर इंटरचेंज कर सकते हैं, ये तो गलत बोल गया, दोनों को इक्वल कर सकते हैं कब, जब इसको एक में नेगेटिव साइन ऐड कर दो, एन कैप डॉट आई कैप, बस अलग अलग तरीका है यार सोचने का ना। अब देखो आर परपेंडिकुलर प्लस आर पैरेलल इज इक्वल टू आर वेक्टर, सो आर वेक्टर यहां से देखो बच्चों कितना आएगा, आर कैप दिस आई कैप
माइनस का, मैं तो यार एक तरीके से और बता सकता हूँ इसको, है ना, और माइनस प्लस ये है ना एन कैप डॉट आई कैप और एन कैप। बच्चों बताओ कोई भी फॉर्मूले में छिड़का नहीं किया गया मैंने कुछ भी, टू एन कैप डॉट आई कैप और एन कैप। हो सकता है मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे बताने की कोशिश की, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाओ बस, है ना, क्योंकि ये यार इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल। अच्छा बच्चा होगा जो जिसने से अच्छे से मैथ्स में पढ़ाई की होगी, है ना, तो वो आसानी से कर सकता है इन चीजों को। अब इन पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखो अब मैं 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ और दोनों क्वेश्चन में पूछेगा आपको बस एक ही चीज, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आर के पूछेगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो बच्चों इसमें हमें गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 4j। इसका मतलब है बच्चों एक ऐसा सरफेस है जिसपे ये इस तरह से लाइट इंसिडेंट हो रही है, और एक सरफेस है बच्चों कुछ एन कैप जिसकी वैल्यू बच्चों माइनस का जे कैप। एन कैप माइनस का जे कैप का क्या मतलब बच्चों, जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन है माइनस का जे कैप, उससे नॉर्मल है बच्चों कितना, माइनस का जे कैप, ठीक है ना। तो अब इससे मैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। देखो रिफ्लेक्टेड रे को हम लिखते कैसे थे, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस का 2 एन कैप डॉट आई कैप, एन कैप डॉट आई कैप और एन कैप। अब इसमें आर कैप हमें फाइंड करना है, लेकिन आई कैप ए कैप, ये तो ए वेक्टर है बच्चों, तो ए कैप कैसे निकालोगे बच्चों, ए वेक्टर अपॉन ए, तो इसी को हम बोल देंगे आई कैप। आई कैप किसको बोलेंगे बच्चों, ए वेक्टर अपॉन ए, ठीक है ना। तो ए कैप ए वेक्टर अपॉन ए, इसको बोलेंगे हम आई कैप। ए वेक्टर अपॉन ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों 5, सो ये आ गया मेरा 3i + का 4j अपॉन 5 माइनस का 2 इंटू इसका इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ कर ले बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जे वाला बच जाएगा, आई वाला कैंसिल, तो माइनस का 4 अपॉन 5, ठीक है, एन कैप कौन सा बच्चों, माइनस का जे कैप, सो 3i + का 4j अपॉन 5 माइनस प्लस और माइनस माइनस का 8 अपॉन 5 जे कैप। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो 3i अपॉन 5 माइनस का 4 अपॉन 5 जे कैप, ये है बच्चों आर कैप की वैल्यू। इसका भी यूनिट वेक्टर 1 ही आने वाला है। अब एक शानदार और अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट बच्चों, कलर ले लेता हूँ दूसरा। देखो यही है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये बच्चों मेरी x, क्या समझ रहे हैं यार, मेरी डायरेक्शन है x, और ये बच्चों मेरी y, और ये है z। अब एक प्लेन में कुछ ऐसे गिवन है, और इसकी लेंथ है जो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, और एक्सिस के साथ एंगल है जो इसका 53 डिग्री, और एक इंसिडेंट रे। अब ये बच्चों है ना प्लेन हाँ, हो सकता है ये मिरर में क्वेश्चन थोड़ा इजी होता, इजी तो कंसेप्ट तो यही होता है, इजी का कोई मतलब नहीं, कंसेप्ट तो यही होता रिफ्लेक्टेड रे का। अब इसमें बच्चों मिरर मत मानना, ये कोई एक सरफेस मान लेना ना, जो उस साइड से रिफ्लेक्टिंग है और मेरी साइड से क्या किए गए, इस पे देखो ऐसे कोई प्लेन रखी हुई है ना, ये ऐसे मेरी साइड से क्या है पॉलिश्ड है, उस साइड से क्या है रिफ्लेक्टिंग है, तो इस सरफेस पे एक ऐसी इंसिडेंट रे आ रही है जिसकी वैल्यू है बच्चों ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i + का 4j। लेकिन इसमें नॉर्मल नहीं दिया, हमें नॉर्मल नहीं दिया, नॉर्मल दे देते तो हम तो डायरेक्ट ही कर लेते, फिर इस क्वेश्चन को करने की जरूरत क्या थी। अब बच्चों इसे नॉर्मल निकालना पड़ेगा। एरिया वेक्टर बताओ मुझे इसका, एरिया वेक्टर बताओ। एरिया वेक्टर बच्चों सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो भी सरफेस लेते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर, और नॉर्मल की मेरी डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर निकाल सकूं वही तो हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है ना। अब देखो एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, 2 फेमस ट्रायंगल थे बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये बस याद रखने का तरीका है बच्चों, ये है ना, और कुछ नहीं है। 4 3 3 4, ये तो होता है बच्चों जब
10 में हो, मतलब ये 53 डिग्री का है। 3 और 4 में कंपैरिजन करो, 4 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है? 4 बड़ा है, इसका मतलब जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड बड़ी, जो एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड छोटी। ये 10 में है, और ये वैल्यू कितनी होगी 5, और ये वैल्यू भी कितनी होगी 5। कोई सी भी वैल्यू पूछिए आप, टेन, सेक्स, कोसेक वगैरह वगैरह, साइन, कोसाइन, कुछ भी पूछिए। अब देखो ये कुछ एक्स ऐसे, और ये कौन सा मेरा जेड, क्या ये जेड कुछ ऐसे। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मैं इसका एरिया वेक्टर निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसका क्रॉस प्रोडक्ट इनटू इसका, इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, ये मिल जाएगा जो पानी पी लेते करूंगा, तो मुझे एरिया वेक्टर मिल जाएगा ना। हाँ, इसका मुझे बताओ कितना होगा। देखो x में कितना होगा इसका, 5 का cos 53 डिग्री, तो x में कंपोनेंट आएगा बच्चों इसका 5 का cos 53 डिग्री, 5 इंटू 3/5, देखो cos 53 डिग्री 3/5, तो ये आ गया बच्चों 3, और y में तो है नहीं इसका, क्योंकि ये ओनली xz प्लेन में है, और y में 0 है, z में बच्चों अगर ये 53 डिग्री है तो ये 37 डिग्री, मतलब 5 का cos 37 z का कंपोनेंट होगा इस पॉइंट का, 5 का cos 37 डिग्री 4। देखो यार, पहले में क्या था, 5 का cos 53 3/5, तो 5 से का 5 कैंसिल, तो ये बचा मेरा 3, ये बचा मेरा x में कोऑर्डिनेट। अब वह बच्चों 5 का cos 37 डिग्री, या फिर इसका लिख सकते हैं बच्चों 5 का sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री करते 4/5, क्योंकि क्या होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये cos 37 करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 4/5, दिस इज 4, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। लेकिन इसका तो हमें बच्चों डायरेक्ट ही पता है यार, ये y में, और इसके 5, ये 5, ये 5, ये भी 5, x में कुछ भी नहीं है, y में 5 है और z में 0 है। ये मान लेता हूँ O, ये मान लेता हूँ P पॉइंट, और ये मान लेता हूँ Q पॉइंट, तो मुझे OP वेक्टर बताओ कितना होगा। इसका पहले मैं A कैप निकाल लेता हूँ यार, A वेक्टर अपॉन A 3i प्लस का 4j/5, यही तुम्हारा क्या आई कैप, जो रे इंसिडेंट हो रही है बच्चों इस प्लेन पे, यही है ना, ठीक है, ठीक है सर। अब ओपी वेक्टर निकालो, p माइनस ओ 3 माइनस 0 4 माइनस 0, देखो 3i कैप और 4j कैप, सॉरी यहाँ पे 0 0 है ना, 0 0, जे कैप में तो है नहीं, प्लस का 4k कैप, ठीक है सर। और ओ क्यू वेक्टर यहाँ पे क्यू पॉइंट बनने में क्यू वेक्टर, क्यू माइनस ओ करो, 5 माइनस 0 जे कैप, ओनली 5 जे कैप है ना, 5 जे कैप, तो ओपी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर करो बच्चों, ओपी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बच्चों, तो यार ये वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकल आएगा, और वही एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा एन कैप, मतलब नॉर्मल, एन कैप नहीं नॉर्मल वेक्टर, कैप तो निकालेंगे। ओपी क्रॉस ओ क्यू, हाँ ओपी क्रॉस ओ क्यू, आई क्रॉस जे कितना होता है बच्चों मेरा, आई और जे कंटिन्यूस है, के कैप मतलब 15k कैप, के क्रॉस जे वापिस आ रहे हैं मतलब माइनस में 20 आई कैप, माइनस में 20 आई कैप, ये तो आ गया बच्चों मेरा एन वेक्टर, एन कैप कितना होगा, सो 15k कैप माइनस का 20 आई कैप, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 225 प्लस का 400 6, अच्छा 25 डायरेक्ट लिखा है ना यार 25। अब ये फॉर्मूला पुट करो बच्चों, आर कैप कौन सा मेरा, आई कैप माइनस 2 इंटू एन कैप डॉट आई कैप फॉर एन कैप, आई कैप कौन सा बच्चों मेरा, आई कैप 3i प्लस का 4j/5, बस क्वेश्चन ऐसा था, ये समझ लेना ना, माइनस का 2, हो सकता है मुझे कोई बताने में भूल चूक हुई हो तो देख लेना यार, है ना, आप तो बता रहे हो। एन कैप डॉट आई कैप, मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ बच्चों, चलो करना ही पड़ेगा, अच्छा तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, आई के साथ ही होने वाला है, और तो सब का है 3/5 इंटू 20/5 बस, और आई और जे और के अपने आप सट गया बच्चों माइनस में, आई वाला 3/5
और माइनस तो हमने लिख दिया बच्चों 20/5, 20/25 है ना। तो ये आ गया बच्चों 4 और एन कैप वापस और वैल्यू रखनी पड़ेगी यार इसकी, है ना। वो तो एन कैप डॉट आई कैप था। तो ये आ गया बच्चों मेरा 15K माइनस का 20I/25। सो देखो 3I प्लस का 4J/5 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया बच्चों 24/25 इंटू 15K माइनस का 20। यार देख लेना, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, हो सकता है नहीं हो गड़बड़, है ना, पर बस देख लेना, है ना। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेना, तो यहाँ से 5 कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम, अच्छा बच्चों कुछ अटपटी शेप और है, मान लो कुछ ऐसे ले लें, ये जेड एक्सिस है, कुछ ऐसे दे दिया हमें, और फिर कुछ ऐसे दे दिया। ये हो सकता है मैं कल के लेक्चर में स्टार्ट में करवाऊँ, एक क्वेश्चन और करवा सकता हूँ, या फिर हो सकता है मैं प्लेन मिरर के साथ करवाऊँ। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला और कंसेप्ट यूज में नहीं लेने वाले हम। हो सकता है मैं कल के लेक्चर में शुरुआत में करवा दूँ। ओके ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।